ये जो लड़ाई है जिसको हमने शुरू किया जनता सरकार मोर्चा वाले साथियों ने, ये लड़ाई असल में आपके गांव से, आपके घर से, आपके खेत से लड़ी जाएगी। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। मतलब ये खून खराबे वाली, सरकारों का विरोध करने वाली या नारे लगाने वाली लड़ाई नहीं है। ये समझ की लड़ाई है। इसे हम लोग ज्ञान युद्ध बोलते हैं कि आपको समझ आ गया आप लड़ पाओगे। लेकिन आप अगर अपने घर में अकेले हो जिसको समझ में आ गया है, तो क्या तब भी आप लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। लड़ना ही होगा, सारा दिन लड़ते रहोगे घर में तब आप अपने घर में ही लड़ते रहोगे। आपको समझ में आ गया, आपकी पत्नी समझ नहीं रही है, आपका पति समझ नहीं रहा, आपका भाई, आपके माँ बाप नहीं समझ रहे, तो आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। आप उनको समझाते समझाते पागल हो जाओगे। और कमाल की बात यह है कि जितना आपका नज़दीक का रिश्ता होगा उसको बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो नज़दीक के रिश्ते होते हैं ना, वो निभाने के लिए होते हैं, वो समझाने के लिए नहीं होते हैं। समझाने का रिश्ता गुरु और शिष्य का है, समझाने का रिश्ता टीचर का और मतलब स्टूडेंट का है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का रिश्ता है, प्यार और भरोसे का, वो समझाने का रिश्ता नहीं है। माँ बाप का रिश्ता अलग रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता दूसरे टाइप का है। उसमें समझाने का कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें, क्योंकि कहीं भी इसमें समझाना नहीं होता। ना पति को पत्नी को समझाना, ना पत्नी को पति को समझाना, ना बाकी लोगों को। वहां समझना है, यानी आपको अपने परिवार के लोगों को समझ लेना है कि भाई इनको समझ में नहीं आएगा। और जैसे आपने बोला करके दिखाना पड़ेगा, करके भी नहीं दिखा सकते। आप अपने किसी रिश्ते को कभी भी साबित नहीं कर सकते। रिश्तेदार को ना, मतलब बाप को आप कुछ समझाने लगोगे ना, हाँ ठीक है फिर कर दिया कर, इसमें क्या। 1 मिनट लगाएंगे पिताजी आपको डिसअप्रूव करने में, क्योंकि बाप का जो प्रेम है ना, उसको ये पता है कि इसे औलाद को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना। जो गुरु होता है, असली गुरु, वो अपने स्टूडेंट का उत्साहवर्धन करता रहता है। और जब दिखे कि स्टूडेंट सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और घमंड में आ गया है कि मुझे ज्ञान हो गया है, फिर वो ऐसे 5-4 प्रश्न दाग देगा और फिर चिल्लाई को होगा यार ये तो नहीं पता, और फिर ऊँच चौड़ा नहीं होया करते। जो सही गुरु है वो चैलेंज ऐसे टाइम पे रखेगा जब उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता दिखाई देगा। अच्छा, पत्नी भी आपको अप्रूवल नहीं देगी, कभी नहीं देगी, क्योंकि पत्नी को ये टेंशन है कि ये ज्यादा चौड़ा हो जाएगा फिर खाम खाई, जब इसकी ज्यादा तारीफ कर दी तो। पति भी इसलिए आमतौर पे पत्नी की कम तारीफ करते हैं कि फिर यह सिर पर चढ़ जाएगी, है कि नहीं? अपा करते हैं ना ऐसा। बच्चे की भी हम न्यू कहते हैं ज्यादा तारीफ ना करो इसके सामने, इसकी ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, इसके अंदर घमंड आ जाएगा। अर्थात आपका जो रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, उसमें आप उनको नहीं समझा पाएंगे। तो अगर आप लोग निराश हो चुके हो, परेशान हो चुके हो कि हमने तो बहुत लोगों को समझाया, हमारी बात तो किसी ने समझी नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने उन्हीं को समझाया जो आपके जानकार थे, रिश्तेदार थे, नजदीकी थे, जहां समझाने का रिश्ता था ही नहीं। ठीक है ना? मैं आपको समझा इसलिए पा रहा हूं क्योंकि आप करता आए समझनो समझे ना बात? आपको मेरी बात क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि मैं समझाने के लिए बैठा हूं और आप समझने के लिए बैठे हो। जब आप समझाने के लिए बैठोगे तो मैं समझने के लिए बैठ जाऊंगा, मैं उसमें से जो मुझे समझ आएगा मैं वो समझ लूंगा। ये इसलिए हमारे को ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी होता है कि हम जिसे समझा रहे हैं उसके साथ हमारा रिश्ता समझाने का है भी या नहीं। एक तो आगे से आपने ये ध्यान रखना है, आपके गांव में आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो उनके साथ आपका रिश्ता और टाइप का है, उनको मत समझाओ भाई। उनको समझाने के लिए पड़ोस के गांव से एक आदमी ले लो जो आपका जानकार हो, उसको बोलो कि यार तू मेरे गांव में समझाने आ जा, और फिर गांव वालों को समझाओ पहले कि एक आदमी आओगा समझाण, तो वो जाएंगे समझने के दिमाग से लेकर के कि मुझे समझना है।
आई बात समझ में? जैसे सामने कितने सारे आपने धर्मगुरु, जो जिनको आप धर्मगुरु कहते हैं, कितने सारे लोगों के आपने उल्टे कर्मों की भी वीडियो देखी, खबरें भी पढ़ी, उनके उल्ट सुल्ट बयान भी देख लिए आपने, फिर भी लोग चुपचाप बैठे उनके उल्टे सुल्टे बयान सुनते रहते हैं। सामने बैठे आदमी को किसी को वो बयान गलत लग भी रहा होगा, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो घर से आया ही सुनने था, बस वो लड़ने आया ही नहीं था। फिर किसी कार्यक्रम में अभी आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, वहां पे एक आदमी बात सुन ही नहीं रही था, वो आ ही रहा था लड़ने के लिए उसको वो कार्यक्रम ही खराब करने के उद्देश्य से आया था, तो उसको सुनने से कोई लेना देना नहीं था, है कि नहीं? मतलब आप जिस उद्देश्य के लिए निकले हो घर से, वो उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक भाई थे अपने, वो बैठे हुए, क्या नाम आपका ना, आपके पीछे वाले रामवीर भाई हैं। अब ये कहने लगे, मैं इनकी जो अभी जो रविंदर भाई ने जो बोला, मैं इससे आगे बढ़ाते हुए बात को कह रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रामवीर भाई ने मुझे बोला कि आप हमारे गांव में समझाने के लिए आओ। देखो, मैं आपको अभी तक का ट्रेंड बता रहा हूं। अभी आज अपनी ये 43वीं ट्रेनिंग हो गई, 42 ट्रेनिंग हुई दबादब, मतलब अभी पिछले महीने में तो 3 ही हो गई लगातार ही। तो अब हमारे को ये लगता है कि जितने लोगों ने करनी थी वो अभी कर ली, अभी अगला 1 महीना गैप देते हैं इस ट्रेनिंग को, अब करते हैं सेकंड लेवल की ट्रेनिंग, कि फर्स्ट वाली हो गई, अब सेकंड वाली आ जाए। और जो 200 लोगों की ट्रेनिंग है, 200 लोग जो अपने को टीम तैयार करनी है ना, पूरे हरियाणा के अंदर उतारना है, अब उनकी ट्रेनिंग होगी, और वो ट्रेनिंग होगी शिमला में। जिसने भी जो फर्स्ट लेवल की कर लेंगे वही लोग, कुछ लोग नए थे वो जुड़ना चाह रहे थे, तो उनके लिए हम लोग अपनी फर्स्ट लेवल की कुछ ट्रेनिंग्स की वीडियो भेजेंगे, उन जो प्रैक्टिकली नहीं आए हैं यहाँ। जैसे जो आप आ गए हैं, आपने तो अपने सर्कल बना लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आए नहीं हैं अब तक, और वो उस 200 लोगों की ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं। उन लोगों के लिए फिर हमने ये कहा है कि हम कुछ वीडियोस अपनी ट्रेनिंग्स की आपको भेजेंगे, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको वो लिखनी पड़ेंगी। जो लोग सामने से आए हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो चला के बोला हमने सुन ली। वीडियो सुनते हुए आपने देखा भी होगा, आप गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हो, तो आप कुछ देर सुनने के बाद में आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, बीच में क्या बोला वो गायब भी हो जाता है, होता है ना लगातार सुनने में। लगातार बहुत लंबी वीडियो हमारा दिमाग नहीं सुनता, लेकिन सामने बैठा आदमी को सुन लेता है। तो वहां वो हमने नोट्स का एक क्राइटेरिया रखा है कि वो जो कर लेगा तो 200 लोगों की टीम के लिए ट्रेनिंग में उसकी एंट्री तो हो जाएगी। उसके बाद वहां से हम उनको कहाँ उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे, वो उस ट्रेनिंग के दौरान जो भी एक्टिविटी रहेंगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो वो हम जनवरी के लास्ट वीक में शिमला में करने का प्लान कर रहे हैं। आप में से भी जो और लोग हैं उन लोगों के लिए भी हमने नंबर जारी कर दिया था, 7700006900, जो रविंदर भाई का नंबर है, उनके ऊपर मैसेज करके कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो पता लग जाएगा कितने लोग हैं। दूसरा, फिर जो मैंने अभी बताया, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में आके आप समझाइए। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में जा करके आज तक संगठनों के लोगों ने समझाया नहीं होगा कि सही क्या है गलत क्या है? समझाया ही होगा। कहीं 200 लोग इकट्ठे हुए, कहीं 50 हुए, कहीं 20 हुए, कहीं पूरा गांव भी इकट्ठा हुआ, लेकिन वो बदलाव क्यों नहीं हुआ? उस बदलाव के ना होने के पीछे, इसकी थोड़ी इको थोड़ी ज्यादा है, कम करिए। तो वो बदलाव क्यों नहीं हुआ? उसके बदलाव ना होने के पीछे का कारण है कि वो जो लोग थे जिनके लिए आप बदलाव करना चाह रहे थे, आपने उन लोगों को शामिल नहीं किया। समझ रहे हैं आप बात? मतलब जिन लोगों को शामिल करना था, जिन लोगों के लिए बदलाव करना था, वो लोग ही शामिल नहीं किए, तो वो जो फाइट थी, वो जो बदलाव का जो मुहिम थी, वो बदलाव की मुहिम आगे नहीं बढ़ पाई। अब इसको दूसरे एंगल से लेकर के चलते हैं। इसका दूसरा एंगल क्या है, जो जिस बिंदु पे हम बात करने जा रहे हैं, कि क्या हम पूरे गांव को बदलाव के लिए तैयार कर सकते हैं? देखो, पहली बार आपके गांव में कोई आदमी गया, फर्स्ट टाइम, मान लो मैं ही गया या रविंदर गया,
क्या वो सारे लोग जो आए हैं सुनने के लिए, वो जो सुनाने आ रहा है उसको सुनने के लिए आ रहे हैं, या कोई और कारण है? क्योंकि ये रामवीर की बात से संदर्भ लेकर के हमने चालू किया है, तो मैंने उनको एक बात कही कि जब आप पहली बार किसी भी व्यक्ति को गांव में बुलाओगे, बहुत कम चांस है कि उस सभा में आने वाले लोग उस व्यक्ति को सुनने के लिए आएंगे। वहां आने वाले लोग रामवीर की क्रेडिबिलिटी पे आएंगे। समझे ना बात आप? यानी जो गांव वाला आदमी है, जो गांव वालों को बुला रहा है, भाई आ जाओ आ जाओ, उसके कहने पे आएंगे। जैसे कुछ लोग ने कहा कि हम तो मंदिर में हमारे लाउड स्पीकर लगा हुआ है और उस लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट कर देंगे और वहां से लोग आ जाएंगे। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करने से जितने के लोग आते हैं वही आएंगे। जिस गांव में 10 आने का रिवाज है 10 आएंगे, जिस गांव में लाउड स्पीकर की क्रेडिबिलिटी अभी बची हुई है वहां ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन वो लाउड स्पीकर से सुन के आएंगे। बस लाउड स्पीकर था आगे, वो चले जाएंगे। जो आदमी किसी गांव के व्यक्ति के बुलाने से आए हैं, वो उस बुलाने वाले की लिहाज करके आएंगे, वो सुनने नहीं आएंगे किसी को। समझ गए ना? वो बिल्कुल खाली हैं, उनको कोई मतलब नहीं कौन आने वाला है, उनको कुछ पता नहीं क्या सब्जेक्ट है, उनका कोई मतलब नहीं है। वो आके बैठ गए क्योंकि उस आदमी ने जो उनके गांव का था, उन्होंने कहा था भाई मैं बुला रहा हूं आ जाओ। क्योंकि उनको यह पता है कि आज इसके बुलाने से नहीं गए तो कल को फिर हमें भी बुलाना पड़ सकता है। वो इस लिहाज में है, मतलब असली बात को सुनने वो नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा कि जब आप गांव में इस मुहिम को आगे बढ़ाओगे तो पहले नंबर पर जो काम है वो ये है कि आप पहले तो गांव वालों को बुलाओगे, है ना? उसमें आए, किसी गांव में आ गए 20 लोग, किसी गांव में आ गए 50 लोग, किसी गांव में आ गए 100 लोग। अब वो 100 लोग गांव के आदमी की क्रेडिबिलिटी के लिए आए। इन 100 लोगों को आप थोड़े समय में या ज्यादा समय में जितनी भी बात समझा पाओगे, यदि वो बात उन लोगों को समझ में आ गई तो अगला स्टेप है उन लोगों की मदद से जो गांव में बाकी लोग हैं उन तक वो बात पहुंचाना। और अगली बार वो जब लोग आएंगे तो वो जो 100 लोग हैं वो तो बात सुनने आएंगे क्योंकि अब उनको बात समझ में आ गई, लेकिन जो नए लोग हैं वो उनके बुलाने से आएंगे। समझ आ गई बात आपको? वो नए लोग अब सुनने नहीं आ रहे हैं, वो नए लोग उनकी क्रेडिबिलिटी पे आ रहे हैं कि इन्हें बुलाए थे। तो दूसरी बार जब आप मीटिंग करोगे उसी गांव के अंदर, तो तब आपके पास संख्या 200 या 400 की हो जाएगी। तब वो लोग सारे के सारे सुनने वाले नहीं हैं। समझ गए बात? लेकिन जब 300-400 लोग हो जाएंगे और वो गांव में चर्चा करेंगे कि बात इतनी बड़ी थी, बात इतनी अच्छी थी, पूरे गांव के फायदे की बात थी, ये था वो था, उसके बाद गांव वालों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि ऐसे कौन है भाई जो इन मुद्दों पर बात करते हैं? सच्ची में ऐसा है क्या? अरे ना, ये तो इलेक्शन लड़ने की बात कहें, अरे कुछ सामान बेचने आए होंगे, यार कुछ ऐसे टाइप का। वो ऐसे ऐसे सवाल उनके दिमाग में आएंगे। लेकिन फिर सारे गांव वाले जब मिलके कहेंगे कि इन लोगों को ये आदमी ठीक लगते हैं, गांव की बात करते हैं, चलो बुला लेते हैं इनको, तो वो गांव में जब बुलाएंगे, अब गांव के आदमी के अंदर जिज्ञासा है कि ये जो आ रहा है अब इसको सुनने चलते हैं। फिर वो सुनने के लिए आएंगे, और जब वो सुनने के लिए आएंगे वो तब सुनेंगे और वो तब समझेंगे। अब बात समझ में आ गई, ये पता लग गया कि ये जो लोग यहां बोलने आए थे जनता सरकार मोर्चा वाले, ये बात ठीक कहते हैं, ये हमारे गांव की बात कहते हैं, गांव को बचाने की बात कहते हैं, यार इन लोगों का साथ देना चाहिए। ये उनके दिमाग में विचार आएगा कि इनका साथ देना चाहिए। ये विचार जब तक नहीं आएगा तब तक गांव में बदलाव होने की शुरुआत नहीं होगी। समझो, अब इनको साथ देने का मन में आ गया, तो हमारे यहां साथ देने के क्या तरीके हैं
कि जब भाषण देने आ रहा है, जब बाज के उसने सुन लो, वो कहीं थाने कोर्ट कचहरी में फंसे तो जाके उसके लिए कोई आंदोलन कर लो, जब वो कहीं कोई दान वगैरह मांगा तो उसने दान दे दो, उसकी जोड़ी फैला कर चले तो उसने उसकी जोड़ी में कुछ घेर दो, कोई 5 रुपए को 10 रुपए को गुल्लक तोड़ के कैसे करके वो अपनी श्रद्धा दिखाएगा, तो उसका साथ ऐसे देना मानते हैं कि जो हम साथ देना है वो इसको कहते हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे जनता सरकार मोर्चा वाले कि हमारा अगर साथ देना है ना तो आपको, मन तो आपका हो गया, हमारा मन तो आपके समझ में आ गया कि बात ठीक कह रहे हैं, धन की जरूरत गांव को ही है, क्योंकि आप जो बदलाव करना चाह रहे हैं गांव में, तो हमें धन देने की जरूरत नहीं है। हमें जो देना होगा उस काम के बदले नहीं देंगे, हम वैसे मांगेंगे, हम किसी और उद्देश्य से मांग लेंगे। जैसे हम आजकल धन मांगते हैं तो हम किताब के लिए मांगते हैं कि हमें किताब के लिए वो किताब खरीदो हमारी, उसमें चाहे हमारे को 100 रुपए बनते हो चाहे हमारे 200। अभी वो कोटेशन आई, वो जो डिजिटल हम प्रिंट छपवा रहे हैं वो हजारों में पड़ रही है हमारे को, 1000, मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं यार अब इसको कितनी कॉस्टिंग रखें इसकी। फिर हमने उसकी कॉस्टिंग, क्योंकि उसको विदेश वगैरह में भेजना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेजना है, तो उसकी कॉस्ट ही हमने 5000 रखी है उसको, उस किताब की। तो जिसने हमारे को ज़्यादा एक किताब के बदले डोनेशन देनी है तो वहाँ से दे लो, जिसने थोड़ी देनी है वो 5000 की 5 किताब मंगा लो, ठीक है ना। जिसने भाई थोड़ा पैसा देना हमारे को लेकिन किताब की कीमत ज़्यादा देनी है, तो वो हमारा अपना एक तरीका हमने निकाला कि जिससे लोगों को ये भी ना लगे कि ये दान से चल रहे, तो दान देने का तरीका बदला कि उस दान के बदले आपको आपका सामान दे दिया और अब आप हिसाब लेने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, है ना। कल न्यू नहीं कह दो भाई इतने पैसे लूट लिए या इतना पैसा कमा लिया, कमाया है ना मोर्चे ने, आप चाहे यूज उसको मोर्चे के लिए ही कर रहे हैं, वो हमारी ईमानदारी है। चाहे भाई देखो कल ने बेईमान होने से किसी ने कोई रोक नहीं सकता जी, क्यों जी, जिसके मन में चोर आएगा उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो चाहे कितनी कसम खा लो, जिसने भरोसा करना है वो बिना कसम भी भरोसा कर लेगा, और जिसने नहीं करना उस तक कितना ही कह लो उसका नहीं करना, बस बात खत्म। तो कोई फायदा ही नहीं है खाम खाई की सफाइयों में धरा। असली बात यह है कि उस गांव के अंदर जब वो लोग तैयार हो जाएंगे कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, अब हम उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति का रोल डिफाइन करेंगे कि तुमको कुछ करना है इस आंदोलन के लिए। देखो वो इसलिए जरूरी है, तन मन धन क्यों मांगते हैं हम किसी का, जब हम कहते हैं कि हम आपके साथ तन मन धन से हैं, वो धन भी हम इसीलिए मांगते हैं कि किसी आदमी ने किसी काम के लिए अगर 10 रुपए भी डोनेट कर दिए या 10 मिनट भी लगा दिए, हम आपके 3 दिन क्यों मांगते हैं इसके लिए कि जब आप अपनी जिंदगी के 3 दिन इस ट्रेनिंग के लिए डिवोट कर दोगे तो अब ये ट्रेनिंग और ये मोर्चा अब आपका हो गया। हम ज्वाइनिंग नहीं कराते, है कि नहीं, हम अपने जनता सरकार मोर्चा में ज्वाइनिंग नहीं कराते, ना हम ज्वाइनिंग कराते ना हम किसी को निकालते, कोई सीन नहीं है। आप अपने आप आपको ये मोर्चे में जुड़ना तो ये आपका हो गया। अब ये आप जितने दिल से यहां आए थे, अब कुछ लोग तो नहीं आए जी आप तो, हम तो देवेंद्र भाई ने सुनने आए, तो वो देवेंद्र के साथ जुड़ेंगे, मैं मोर्चे के साथ नहीं जुड़ते। जो मोर्चे की ट्रेनिंग करने आए वो पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी तक की ट्रेनिंग करेंगे। मान लो पहले आदमी की बात आपको बोरिंग लग रही है और आपको मजा नहीं आ रहा उसकी बात सुनने में, क्योंकि आप घर से देवेंद्र भाई की बात सुनने आए थे मान लो, लेकिन वो जो पहले आदमी की बात में क्या चीज बोरिंग लगती है, ये चीज आपको नोट करने का, अगर आप उस भाई को बता दोगे तो वो सुधार कर लेगा, या उस भाई के अंदर जो तुम्हें लगता है कि यार इस चीज को ऐसे कर लो, वो उसको इंट्रोस्पेक्शन करेगा, वो देखेगा कि तेरे समझण में दिक्कत थी, मैं तो ठीक बोलूं, या आप मुझे बताएंगे तो आप उस चीज को और ठीक कर लेंगे, या आप उस चीज को नोट कर लोगे और देखोगे नोट करोगे कि भाई मैं जब बोलूंगा ना, जब मैं गांव वालों को समझाऊंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ऐसे बोलने से सुनने वाले को ऐसा महसूस होता है। तो आप अपने आप को ग्रो करने में भी उसकी मदद ले सकते हैं। सामने वाला आदमी जैसे बोल रहा है और उसका बोलना आपको पसंद नहीं है, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कोई भी वक्ता जो ऐसे बोलेगा वो सामने वाले को समझ नहीं आता। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो इसका मतलब
शुरू से लेके आखिर तक का वक्ता अपने मोर्चे का, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेकर के जाओगे वहां से। अर्थात ये जो मिशन है, जब हम इसे ज्ञान युद्ध कहेंगे तो ज्ञान युद्ध में जीत किसकी होगी? जिसके पास ज्यादा समझ और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा जानकारियां होंगी। अगर आपके पास दुश्मन की ज्यादा जानकारी है, उसके मिशन की जानकारी है, वो क्या करना चाहता है उसकी जानकारी है, उसके लिए वो क्या हथियार अपना रहा है उसकी जानकारी है, आपको उसके सारी, जब आप वो करते हो ना, युद्ध लड़ते हैं, जब दो देश या दो साम्राज्य जब लड़ाई लड़ते हैं, तो इस साम्राज्य का आदमी अपने जासूस भेजता है दूसरे साम्राज्य में पता करने के लिए कि दुश्मन की ताकत क्या है, उसको भोजन कहां से मिलता है, उसको रसद कहां से आती है, उसको उसके छोटे मोटे काम कौन कौन करता है, लांगरी किस टाइप के आदमी है, डॉक्टर किस टाइप के हैं उनके वहां, जो युद्ध में जब हानि होएगी तो तब क्या होगा, वहां मेडिकल फैसिलिटी कहां से आती है, हथियार कैसे कैसे हैं दुश्मन के पास, जिस टाइप की चीजें होंगी उसी के हिसाब से तो हम अपनी लड़ाई अपने तरीका करेंगे। समझ गए ना बात? अगर हमको उनकी ज्यादा जानकारी है तो हम ताकतवर हैं, और अगर उनको हमारी ज्यादा जानकारी है तो वो ताकतवर है। वो तो अपनी सारी जानकारी ले रहे, कागज बनवाओ, कागज लाइन में लग के आधार कार्ड के साथ जुड़वाओ, सब कुछ, बैंक में कितने पैसे हैं, कितनी जमीन है, कितना लोन है, घर में कितने मानस हैं, घर में कितनी लड़ाई है, घर में कितनी बीमारियां हैं, आभा कार्ड में बीमारियां पता चल गई, प्रॉपर्टी आईडी में प्रॉपर्टी पता चल गई, बैंक अकाउंट से लोन पता चल गया, कर्जा पता चल गया और हैसियत पता चल गई, खरीद और क्रेडिट कार्ड अगर आधार के साथ जुड़ रहा है तो आदमी की खरीदारी का पैटर्न पता चल गया कि यो दारू के ठेके से कितनी बार खरीदा है, यो दुकान से कौन सी टाइप की दुकान तक खरीदा है, ब्रांडेड खरीदा है कि देसी खरीदा है, गाड़ वाली पे खरीदा है कि कैसी खरीदा है, वो तो पता चल जाए ना। यूपीआई से जहां पेमेंट करोगे वहीं से मालूम पड़ जाएगा। तो आदमी की जीवन का स्तर पता चल जाएगा, जीवन का मतलब लेवल पता चल जाएगा। तो उनको तो पता है कि ये सारे लोग किस किस टाइप का जीवन जीते हैं, कार से कितना चलते हैं, दिन में कितना पैदल चलते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगवा रखा, किस टाइप की भाषा बोलते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे, कैसी पढ़ाई पढ़ रहे, कितने के नंबर आए, कितना समझ है, कितने के पेपर दे रखे, कितने के आंदोलन कर रखे, कितने की लड़ाइयां लड़ रखी, कितने के दान दे रखे, कैसे लोकेशन से पता चल जाता है, कैसे कैसे लोगों के बीच बैठते हैं, कैसे कैसे लोगों के समझ, या आपका लोकेशन पता चल गया, इस लोकेशन से, जैसे अभी के इस टाइम पे अपने मोबाइल की लोकेशन ये बता रही है उन लोगों को कि इस टाइम यहाँ ये लोग बैठे हैं इस सागर बैंक्वेट हॉल के अंदर, और इस बैंक्वेट हॉल में इतने मानस बैठे हैं, और आपके मोबाइल का जो माइक है या फिर ये वीडियो है ये उनको बता रही है कि वहां पे ये वाली बातचीत हुई थी हमारे बारे में। तो दुश्मन को तो हमारा सारा पता, हमें उसका कुछ नहीं पता। कौन है, पेस्टिसाइड कौन दे रहा आपको, केमिकल कौन दे रहा, कपड़े किसके पहन रहे, गाड़ी से किसका फायदा, पेट्रोल डीजल से किसका फायदा, दूसरी मशीनरी से किसका फायदा, मोबाइल से किसका फायदा, दुकानदारियों से किसका फायदा, बिजनेस से किसका फायदा, नौकरियों से किसका फायदा, और केमिकल्स जो समाज में बिक रहे हैं उससे क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स से किसका फायदा मालूम है किसी को? किसी कंपनी का मालिक का पता हो, किसी कंपनी का कार्य प्रणाली का पता हो, उनके प्रॉफिट का पता हो, उनके लूट के धंधे का पता हो, बैंकिंग के काम करने का तरीका पता हो, जजों के काम करने का तरीका पता हो, डीसी के काम करने का पता हो, नेताओं के काम करने का पता हो, कानून बनाने का पता हो, आपके किस लोगों के साथ न्याय हो रहा उसका पता हो, दूसरे समाज के हिस्से में क्या चल रहा उसका पता हो, जंगलों के साथ आदिवासियों के साथ क्या हो रहा उसका पता हो, बिहार वालों को हरियाणा में क्या हो रहा उसका पता हो, हरियाणा वालों को यूपी में क्या हो रहा उसका कुछ पता है? आपको कुछ नहीं पता। तो ताकतवर कौन होएगा, दुश्मन के आप? और आपको ताकतवर होने का क्या तरीका है? एक, क्योंकि आज के टाइम पे उनका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा डायलॉग है, डेटा इज न्यू फ्यूल। नया जो हथियार है, नया जो ईंधन है ना, आज डेटा है, जानकारी है। और कोई भी संगठन, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी आपको जानकारी नहीं दे रहा। स्कूल में मास्टर जी भी नहीं दे रहे, राजनीति में सरपंच साहब भी नहीं दे रहे, प्रधान जी भी नहीं दे रहे,
एमएलए एमपी भी नहीं दे रहा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी नहीं दे रहा, गांव से कोई वकील इंस्पेक्टर कोई जज लगा हो तो वो कानून वगैरह की कोई जानकारी नहीं देता आपको, कोई केमिकल फर्टिलाइजर की दुकान में काम करता है या किसी कंपनी में काम करता है उसके बनाने की प्रक्रिया को आपको नहीं बताता, कोई दूध की कंपनी में लगा हुआ है उसको भी नहीं पता, बल्कि वो इतना कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। वो क्या कहते हैं कि तुम क्लर्की का काम है ना, बस क्लर्की का करो, फालतू चक्करों में मत पड़ो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, तुमको इतना ही करना है, इससे बाहर जाना ही नहीं। फैक्ट्री में जब आप जाओगे तो एक आदमी को एक काम दिया जाएगा, वही करना है उसको। जैसे कार की फैक्ट्री है, कार की कंपनी है मान लो, उसमें एक आदमी ने सिर्फ और सिर्फ वो प्लेट यहां से उठा के यहां रखनी, बस उसका यही काम है। उसको लगता है बस यही कार बना, बस न्यू ही, बस इतने तो यहां तक धरने में कार बन जाए। अगले आदमी ने टायर लाना, बस यूं लगाना, वो टायर आगे चला जाएगा, अगले ने सिर्फ नट फिक्स करने, अगले ने सिर्फ पेंट करना, मतलब प्राइमर मारना, कुछ भी करना, मतलब एक हिस्सा करना। यही काम आपके डिपार्टमेंटों में है। आपके जो चौकी इंचार्ज बैठा उसने सिर्फ और सिर्फ आपकी एफआईआर लिखनी और पैसे लेने। जो सड़क पर आपकी गाड़ी की चेकिंग कर रहा है उसने कागज चेक करने का सेम तरीका है। देखो आप किसी तरह जाओगे, गाड़ी वाले से बात करने का उसका तरीके का डिजाइन है, उन्हें पता है गाड़ी वाले की इतनी औकात है। मोटरसाइकिल की भी कीमत देख है, नई है पुरानी है, नंबर किस टाइप का है, बैठा होया के लत्ते कैसे हैं, उसके हिसाब से बात करें। दड़ाक मारना है, कौन से कागज इस पे होंगे, उसका उन्हें पता है, पहले ही पता हो ना सारा कुछ डिजाइन आपका। उसको ये पता है कि इससे इतने रुपए मिल सके, मतलब जिस टाइप के कपड़े पहन रहा होगा ना उसी हिसाब से मांगे। जब देखा ना ये मजदूर सा दिखा है, उसके 10 रुपए में भी मान जाएगा वो, और ठीक ठाक हो तो उससे 200 रुपए बिना 500 रुपए बिना बात नहीं करेगा, करेगा 1000 रुपए का चालान करूंगा, 500 तो कम से कम देना पड़ेगा भाई। होता है कि नहीं होता ये? तो उसको सिर्फ और सिर्फ कागज चेक करना और पैसे लेने हैं, उसका और कोई काम नहीं। इसी तरह से आप कोर्ट में चले जाओगे, फिक्स है काम हर एक आदमी का, पूरी जानकारी किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। आपका बच्चा, आपका बाप, आपका भाई, आपका दोस्त उस कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। हम तो ड्यूटी करने जाते हैं भाई, फालतू बकवास हमारे जिम्मे नहीं है, यही कहता है। मतलब बिना जानकारी के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं हम लोग, सिर्फ इसलिए कि हमको उस काम के पैसे मिल रहे हैं, और बाद में पता चलता है पैसा ही नकली था सारा। उसने सारा धन लूट लिया है। पूरी जिंदगी। मेरा एक दोस्त, मुझे कई बार उसने मुझे फोन पे कहा, यार तू घर नहीं आता, यार तू घर नहीं आता। मैंने जब से घर बनाया तू आता नहीं। मगर इसने घर में कुछ ना कुछ स्पेशल लगा रखा है भाई, पक्का नया नया घर बनाओ तो चस्का सा हुआ, मैं अपना घर दिखाऊंगा अगले ने। तो एक बार मैं उसके शहर में गया हुआ था, मैं कहा चल आज तो तेरे घर में रुकूंगा या तुझे तेरा घर ही देखूंगा भाई। मैं उसके घर में गया, बताने लगा, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स। लाइट जला दी उन्हें, हाँ हाँ हाँ, बोले ऐसे ताड़ी बजा के लाइट बंद कर दी। वो हो बड़ा बढ़िया भाई। फिर उन्हें वहां से रिमोट दबाया, वो आया एक नीचे, मतलब वो जैसे वजन तोलने की वो होती है ना मशीन सी होती है, वैसा वैसा रोबोट आया। वो आया चल के, ने बोला इस कमरे को साफ कर दे, उन्हें बटन दबाए, बोला यहाँ इस एरिया को साफ कर दे, तो वहाँ पोछा मारने लग गया हो। सफाई वाला रोबोट। बोला वो सफाई वाली तो ना नखरे ज़्यादा करा करती, तो रोबोट ही ठा लाए। उसके 2 साल की तनख्वाह में, 3 साल की तनख्वाह में आ गया, जो जिंदगी भरी इसका कोई चक्कर नहीं। ये जो टेबल है ना, ये मैं इटली से मंगवाई है। ये जो सोफे पे जो है उसका बताने लगा, ये इतने का पड़ा। बाथरूम में जो टाइल लगाई, बाथरूम में जो लगवा रखे जुगाड़ और डाल के वो, तो मैंने उसका घर देखा, वो फ्लैट ही था, मतलब घर भी नहीं था, हवा में ही ले रखा है उसने वो। तो हवा में कंपनी ने बेच दिया उसको, हवा ही बेच रखी बेसिकली, तो जमीन तो है ही नहीं उसमें। ये कबूतर खाने से जितने भी हो चाहे कितना ही बड़ा हुआ है तो कबूतर खाना ही। तो वो उसमें जितना सामान उसने बताया, तो टोटल कीमत उसकी लगभग 2 करोड़ रुपए के करीब बताई, 2-2.5 करोड़। मैं बोला, तू मिडिल क्लास परिवार से तो बिलोंग करे, 2 करोड़ रुपया कहाँ से लाया?
इतना पैसे वाला तो था नहीं वो। अब आदमी का जो घमंड हो रहा है वो इसी चीज का हो रहा है कि मेरी औकात से ज्यादा का मैंने सामान अपने उसमें लगा दिया। वह हो जाए ना आदमी ने। एक आधा आदमी तो छोटी गाड़ी इसलिए नहीं लेता यार, लोग क्या कहेंगे, फिर वो अपनी औकात से ज्यादा की गाड़ी ले, अपनी औकात से ज्यादा महंगे कपड़े खरीदे, अपनी औकात से ज्यादा महंगे स्कूल में अपने बालक ने पढ़ावे, सिर्फ न्यू दिखाने खातर कि मेरा लेवल इतना नहीं है, मेरा ऊंचा है थोड़ा। अब वो मैं उन्हें उसको कहा यार 2-2.5 करोड़ रुपया जो तूने लगा दिया तेरे पास था क्या? बोला ना, पिताजी की ग्रेजुटी थी, रिटायरमेंट पे आए थे, रिटायरमेंट के पैसे थे, मम्मी की सेविंग्स थी, भाई ने भी कुछ पैसे कमा रखे थे, मन ने भी अपने लगा दिए और बाकी का लोन ले लिया। लोन कितने साल का लिया? बोला अभी 20 साल का करवाया। हाउस लोन 20 साल का हो जाता है। 20 साल का लोन करवा लिया और जितनी जमा पूंजी थी सारे परिवार में चारों लोगों की वह भी लगा दी। उसके पास अब फूटी कौड़ी नहीं है और उल्टा कर्जा है, वो कर्जा कमा के देगा वो कंपनी को। मैंने कहा अच्छा इतना जितना सामान था ये किस कंपनियों का होगा? हाँ, ब्रांडेड कंपनी है विदेश की। अच्छा, सारी उम्र सारा कुणबा इन कंपनियों के लिए कमाने लग रहा था, इसका मतलब तो भाई मैं तो इसको यह मतलब मानूंगा ना। उसके घर में बीपी का पेशेंट भी है, शुगर का पेशेंट भी है, उसके खुद के भी एलर्जी रहा है, कोई चीज ऑर्गेनिक नहीं खाते वो, जमीन नाम की उनके पास चीज नहीं, दूध ओरिजिनल नहीं मिलता, पनीर ओरिजिनल नहीं मिलता, दाल ओरिजिनल नहीं मिलती, गुड़ ओरिजिनल नहीं मिलता, शक्कर ओरिजिनल नहीं मिलती, सारा केमिकल वाला माल खावे तो भी फायदा कंपनियों का ही हो है। फिर जब बीमार हो तो फिर वो इंश्योरेंस करवा रखा हेल्थ प्लान वाला, वो भी कंपनियों को ही फायदा है, कंपनियों वाले अस्पताल में ही जावे, और जो सामान खरीद रखा वो भी कंपनियों वाला ही है। तो मैं उसकी जिंदगी से ये कैलकुलेशन किया कि इस आदमी के पूरे परिवार ने सारी जिंदगी कंपनियों के लिए ही कमाना है और कंपनियों का कभी नहीं बढ़ना। क्यों जी? और हमारे पास कुछ रहना नहीं। अब ये बात हम लोगों को कब समझ में आएगी कि हम ये चीज देखना चालू कर दें कि ये जो पैसा जा रहा है ये किसके पास जा रहा है? भाई देख तो लो। और वाकई में ये पैसा उसके पास जाना ठीक है क्या? हम आज पूरी तरह से कंट्रोल में ना हो तो बताओ, सड़क पे चलते हुए थानेदार पुलिस वाला कोई भी मतलब उसका पैसे देकर रिश्वत देकर लगा हुआ आदमी है, 2 दल्ले की अकल नहीं उस आदमी को, और वो रोक के हमारे ऊपर रोब झाड़ देता है। क्यों जी? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस पर एक अनपढ़ सा आदमी बिठा रखा है कंप्यूटर पे, उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, गाड़ी का पहिया अगर रेड लाइट पे यहां से यहां हो जाए तो घरा चलान भेज दो ऑनलाइन। हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो कंपनी, कैमरे वाली कंपनी भी विदेश में बैठी है, उसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी उसी को मिल रहा है। जो कंप्यूटर लग रहे, एलईडी की स्क्रीन लग रही, जितना भी सारा ताम जाम लग रहा, सबका पैसा कहां जा रहा? विदेश में जा रहा। उनका पैसा विदेश में जा रहा और हम डरे हुए। एक तो व्यवस्था यह है कि हमारे ऊपर कोई आदमी राज कर रहा है और हम उस राज करने वाले के हिसाब से चल रहे हैं और वो अपनी मर्जी से चल रहा है। पुलिस वाला जब उसका मन करे डंडा मार देता है, कंपनी वाले जब जी करे रेट बढ़ा देते हैं, बैंक वाले जब जी करे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिसका जब दिल करे वो वैसे कर लेता है। बस हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एक तो व्यवस्था ये है, और दूसरी व्यवस्था ये है कि भाड़ में जाए तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे जज, तुम्हारा कानून, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कंपनियां। हम अपने गांव के अंदर अपनी पंचायती राज में अपने जंगल आधारित व्यवस्था बना लेंगे, कम से कम किसी के गुलाम तो नहीं होंगे। कोई सड़क पर चलते हुए हमारे को लठ मारने की औकात तो नहीं रखेगा। क्यों जी? भाई हम पैसे तो किसी पे बच रहे हो तो बता दो भाई, जो ऑनलाइन सुनता हो वो बता दो भाई कि हमारे पास इस व्यवस्था में इतना पैसा बचता है। आप महीने के 5 लाख कमा लो, आप महीने के 2 लाख कमा लो। सरकार से, जिसको आप सरकार कह रहे हो, असल में मैं उनको पार्लियामेंट में बैठे गुंडे बोलता हूं, है ना भाई? डाकू तो वहीं मिलते हैं ना, वो क्या अगर एक फिल्म में नहीं है डायलॉग है उसका,
पान सिंह तोमर में कि डाकू तो संसद में मिलते हैं, बीएड में तो बागी हैं। तो वो जो संसद के अंदर जो वहां बैठे आदमी हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रही कंपनियां। अब हम गांव वालों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं, जब बात समझ में आ जाए। जो मोर्चे की सारी बातें लगभग आप लोगों ने सुनी हुई, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि अगर आपने नहीं सुनी तो आपको वो सुनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि पैदा होने से लेकर के मरने तक आप पूरी जिंदगी किसको पोषित कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा ना, किसको पोषित कर रहे हो। जन्म से लेकर के मृत्यु तक और सुबह से लेकर रात तक आप जो भी करते हो, वो जो कर रहे हो वो आप खुद कर रहे हो या आपसे करवाया जा रहा है। जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो ना अपने बच्चे को, मान लो मैं आपको यह कह दूं कि जैसी पढ़ाई यहां मिल रही है वैसी पढ़ाई गांव वाले स्कूल में मिलेगी। यहां आपका खर्चा 3,000 रुपये हो रहा है, गांव वाले में 0 खर्चा है, वैसी पढ़ाई मिलेगी, इसकी गारंटी है, और वैसी सुविधा मिल जाएगी। फिर भी उसी स्कूल में करा के रखोगे क्या? नहीं रखोगे, गांव वाले में करवा दोगे। तो उस गांव वाले स्कूल में वैसी पढ़ाई और वैसी सुविधाएं लाने से आपको रोक कौन रहा है, पहले तो ये बताओ। इसका मतलब आप वहां ना जाओ, यह भी उन्होंने तय किया हुआ है, गांव वाले स्कूल के ऊपर काम ना करो, और आप अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, यह भी वही तय कर रहे हैं। आपका बच्चा कौन सा सिलेबस पढ़ेगा यह आपने तय किया कि उन्होंने तय किया? वो सिलेबस पढ़ के पास कितने में होना यह भी वही तय कर रहे, पेपर कैसे चेक होने यह भी वही तय कर रहे, पास होने के बाद कौन से बच्चे के ऊपर फेलियर का ठप्पा लगाना, कौन से के ऊपर किस चीज का लगाना, वो भी वही तय कर रहे। क्यों जी? फिर जब वो नौकरी लग जाए तो नौकरी में उसे काम क्या करना वो भी वही तय कर रहे। आपको सोचना क्या है ये भी वही तय करते हैं, आपको करना क्या है ये भी वही तय करते हैं, आपको खरीदना क्या है, गाड़ी क्या खरीदनी है कि नहीं
मैं जो बात आपको कह रहा हूं वो ये है कि भाई ये तंत्र आपको एहसास दिला रहा है हर कदम पर कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, और जनता सरकार मोर्चा आपको ये बता रहा है कि देखो जी ऐसा कर रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हो, और हम आपको एक बात बता रहे हैं कि हम आपको जानकारी देंगे, उस जानकारी के आधार पे आप तय कर लेना कि आप यही वाली जिंदगी चाहते हो अपने बच्चों के लिए, इससे भी खतरनाक। क्योंकि यदि आपके बाप दादा ज्यादा आजाद थे, आप थोड़े कम आजाद हो, तो आपकी औलाद और कम आजाद होगी और आपके उसकी अगली औलाद बिल्कुल गुलाम होगी, और उससे अगले वालों को तो जिंदा रहने का भी हक नहीं होगा फिर अपनी मर्जी से। मतलब जो ट्रेंड है अगर आप उसको भी मान के चलो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जब आप काम करते हो या किसी MLM कंपनी में जब आप प्रोजेक्ट देते हो, वो आपको पूरा स्क्रीन पे समझाते हैं डेटा, कि डेटा ये कह रहा है, डेटा ये बता रहा है कि पहले कोई साल 6 महीने में या कोई पूरे गांव में कोई 8-10 साल में कोई एक बच्चा ऐसा मिलता था जिसको डिसलेक्सिया या जिसको पागल हम कहते थे। पूरे गांव में कितने लोग होया करते भाई ऐसे? पोलियो वाले भी कोई नहीं होया करे था कोई, मतलब कई साल में एक बच्चा ऐसा होता था जिसको कोई तकलीफ हो, वो भी उसी को थी जिसकी मां ने गर्भ के दौरान कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया, या कोई ऐसा उसके घर के अंदर कोई ऐसा हादसा हो गया, या कुछ इसके ऊपर कोई ऐसी चीज का असर पड़ गया। अदरवाइज सारी डिलीवरी तो नॉर्मल होती थी, क्यों जी? 100% नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अब जिस मां ने डॉक्टर के पास जाना चालू कर दिया, 100% सिजेरियन होती है। ठीक है बात? मतलब आपको मैं डेटा बता रहा हूं, इधर से इधर कैसे पलटा मार रहे हैं। पहले अगर गांव में किसी को नपुंसक कह देते थे या बांझ कह देते थे तो उसको बट्टा कहते थे, और आजकल एडवर्टाइजमेंट में आता है कि खुशियों का नया पैमाना IVF सेंटर। मतलब आजकल वो आपको कहते हैं बांझ होना और नपुंसक होना कोई बुरी बात नहीं है, तो हर घर में है भाई। मेरे करनाल का आंकड़ा बता रहा हूं 2023 का, क्योंकि 24 का आंकड़ा अभी मेरे पास आया नहीं है तो इसलिए मैं 24 वाला नहीं बता सकता। 2023 में 1,38,000 बच्चा अकेले करनाल में पैदा हुआ IVF से। 1,38,000 बच्चों का मतलब हो गया 1,38,000 माँ बाप, मतलब 2,76,000 हो गए ना मानस, लड़का लड़की टोटल मिला के जोड़ा बनेगा ना, एक बच्चे का माँ बाप जोड़ा बनेगा। तो आप ये आंकड़े को हर जिले में कैलकुलेट करके देख लो, और आपको ऐसे चिढ़ाते हुए मिलेंगे, बड़े बड़े बैनर ऐसे चिढ़ा रहे हैं आपको कि तुम्हारी औलाद नपुंसक हो चुकी है, बांझ हो चुकी है, हम बीज देंगे तुमको, कुत्ते का मिला के देंगे कि सुअर का हम तय करेंगे। क्यों जी? आपको मालूम है क्या किसका बीज है? पहले कहा ना कुत्ते का बीज गाड़ी होती थी, अब ये गर्व की बात है कि मेरा बेटे में कुत्ते का बीज है। ऐसे बोलेंगे मेरे तो, क्योंकि वो कह रहे हैं हम आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चा देंगे, तुमको वफादार, तुमको अगर सॉलिड वाला बच्चा चाहिए तो सुअर का जीन मिला देंगे, उसमें गैंडे का जीन मिला देंगे। ऐसी फसलें भी तो दे रहे ना आपको वो। अरे गधा खच्चर बनाया तो था, अब गधा क्या था? दौड़ नहीं सकता, वजन खींच सकता है। घोड़ा क्या है? वो दौड़ सकता है लेकिन वजन कम खींचेगा उससे मुकाबले। तो एक काम करो ना, खच्चर और घोड़े का मिश्रण बना के, ओ गधे का और घोड़े का मिश्रण बना के खच्चर बना दो, घोड़े की तरह भागेगा और गधे की तरह वजन खींचेगा। किया संकर प्रजातियां पैदा की ना इन्होंने, तो बच्चे को भी कह रहे हैं तुमको नीली आंखें चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, गोरा रंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, हाइट कितनी चाहिए वो बताइए, आपको चाहिए क्या वो बताओ ना। वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का मिला देंगे, दौड़ने वाला बच्चा चाहिए, धावक बच्चा चाहिए तो घोड़े का मिला देंगे। उनको तो जीन ही तो चेंज करे ना। आपकी फसलों में कर रखा भाई, अमरूद में कर रखा, पपीते में कर रखा, सारे फलों में कर रखा, सारी सब्जियों में कर रखा, सारे अनाज में कर रखा, डंगरों को लगाने लग रहे, आपके डंगरों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई करने लग रहे। आपके आसपास किसी को छोड़ा नहीं तो आदमी को छोड़ देंगे क्या? आपको लग रहा है छोड़ देंगे?
तो आपकी औलाद आपकी रहेगी ही नहीं। जितने आईवीएफ वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, मुझे पूरा यकीन है आपकी किसी रिश्तेदारी में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपके गांव में तो पक्का मिलेगा एक आईवीएफ वाला। उस आईवीएफ वाले बच्चे से एक बार मिलके देखना, जितने भी गांव में है ना, वो आईवीएफ वालों से मिलकर देखो आप। उन बच्चों का समाज से कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में उनके पुरखों की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। भाई आपका जो डीएनए है ना, ये जो अगली संतान में जाता है, मां और बाप दोनों का डीएनए जाता है, तो वो एक कनेक्शन इनबिल्ट होता है कुदरती, आपको करने की जरूरत नहीं, वो एक कनेक्शन है, समझ गए ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो कनेक्शन गायब हो जाएगा अगर डीएनए के उसके अंदर स्ट्रैंड के अंदर कोई थोड़ा बहुत भी बदलाव कर दिया तो, और वो बदलाव उन्होंने कर दिया। करने के बाद अब वो बच्चा, उसका जो डीएनए है उसके अंदर ना बाप की इंफॉर्मेशन है ना मां की इंफॉर्मेशन है, वो बस आपकी कोख से पैदा हो चुका है, वो आपको दिखता है आपका है, आपको एक संतुष्टि है कि आपकी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो रही है, वो आपका नहीं है कुछ भी उसके अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यूपी वालों से इतना डरते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों से, और वो बिहारियों से नहीं डरते हैं? बिहारियों से वो दूसरे एंगल से डरते हैं, हरियाणा वालों से वो अलग एंगल से डरते हैं, सरदार सामने खड़ा हो तो उनके दूसरे तरीके के पसीने निकलते हैं, और ही टाइप के निकलते हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि फौज की भर्ती हो, फौज में कौन नहीं लगना चाहता? लगभग सभी लगना चाहेंगे, नौजवान बच्चे जिनको रोजगार चाहिए और जिनको कहते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं, सिपाही की नौकरी मिल जाए। लेकिन उसको पास, जो क्राइटेरिया बना रखा है, उसको पास करने के लिए तो एक ही डीएनए चलता है जिसके खून में किसानी हो। क्यों? किसान का ही बच्चा जा रहा है फौज में, वो चाहे गुज्जर का हो, चाहे जाट का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, लेकिन अगर खेती कर रहा है, हम जो पंजाब में है ना, खेती करने वाले को जट बोलते हैं, वो जाट को जट नहीं बोलते, वो खेती करने वाले को बोलते हैं जट। तो आप अगर पंजाबी भाषा में बोलो, जट्टा दही मुंडे हैं बस उठे। क्यों जी? मतलब मैं उसको किसान बोल रहा हूं, जिसके घर में खेती हो रही है, जिसके घर में पशुपालन हो रहा है, केवल वही बच्चे पास कर पाते हैं उस क्राइटेरिया, यानी वो डीएनए में है उनके, तभी कर पाते हैं वो पास, क्योंकि वो उसी के लिए बने हैं, उनका जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है। और ये उनको पता है कि इनको अगर दुश्मन से लड़ने को दिया तो दुश्मन की ऐसी करेंगे, और इनको लड़ने मत दो तो ये आपस में अपने घर में ही लड़ के मर जाएंगे। पक्का लड़ने के लिए इन्हें तो लड़ना है, इन्हें तो लड़ने को कोई चाहिए। सड़क पे चलते हुए इनकी तो बाइक पे अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो इन्होंने कहना, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं है मेरा, तो यो कहना है तुझे पता नहीं है कौन है, उन्हें थोड़ा जोर सा ला के बोलो तो कहता नहीं कहता मैं बीमार हूं भाई। लेकिन बात यह है कि अगले ने एक बार तो कहना ही है कि तुझे पता नहीं, क्या बताऊं क्या तुझे, वो उसके खून में है, और वो आपका खून, आपका डीएनए ही बदला जा रहा है, और आपको मालूम भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा आपको कि कब आपके बच्चों को नपुंसक किया जा रहा है। आज हम जहां भी जाते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके घर में टूथपेस्ट रखी है। अब वो टूथपेस्ट वो खुद कर रहा है या उससे करवाया जा रहा है? पहले तो ये बताओ, पहले ये एक बार सोच के बताओ, आप वो टूथपेस्ट करते क्यों? उसके पीछे का जो साइंस है या साइकोलॉजी है वो क्या है? स्मेल नहीं आएगी। ये किसने बताया आपको? ये आपको एडवर्टाइजमेंट ने बताया, टीवी ने बताया। ऐसे फ्रेश सांस आती है ये वाला करके, अदरवाइज उससे पहले आपको मालूम था सांस नाम की भी, क्योंकि और आदमी, अच्छा सांस में से इतनी नजदीक कौन आके बात करे भाई? कोई ना करता, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेंगे या पति पत्नी। लेकिन पति पत्नी का चुंबन होठ से होठ का होगा, ये वाला आपको किसने बताया? ये तो था ही नहीं हमारे कल्चर में कहीं। ये भी हमारे को सी ग्रेड की फिल्मों ने बताया, अंग्रेजी फिल्में जो रात को चलती थी। क्यों जी? जितना व्यभिचार है ये सारा टेलीविजन ने ही तो दिया हमको। पहले जब ये डेंटिस्ट आए उसी के बाद तो दांत खराब होने शुरू हुए।
कोलगेट आने के बाद और डेंटिस्ट आने के बाद ही तो दांत खराब होने शुरू हुए। उससे पहले तो मेरी नानी थी, मेरी बड़ी नानी जो थी, मेरी नानी सगी नानी से बड़े वाली, 105 साल की उम्र थी, हमसे गंडे नहीं छिलते थे, उसको बोलते थे, वो कटर कटरा से मारते थे, देखा ऐसे बिल्कुल मोती जैसे दांत थे उसके। मगर नानी तेरे दांत, बोला मैंने ब्रुश नहीं करी इसलिए बच रहे। तो वो मतलब वो असल में क्या है, दांत का कोई लिंक नहीं है आपके मुंह की बांस से। अगर लिंक है तो मसूड़े का है, अगर लिंक है तो जीभ का है, अगर है तो पेट का है, नीचे से आती है वो बांस। यहां मुंह साफ करने से रुक ही नहीं सकती, अपने कोशिश कर रहे इतने साल से, रुकी क्या? अरे वो अंदर है। यहां से निकल रही वो। सांस कोई यहां से थोड़ी आती है, वो तो नीचे से आती है निकल के। अंदर गंद पड़ा ही है, वो तो गंद ही है सबके, तो वो बांस ही आएगी भाई। और ये बात कौन समझाएगा कि बांस ही आएगी मुंह में से, क्योंकि वो सिस्टम ही है। हां, आप दूसरी चीजें खा के, आप अंदर पेट की सफाई इस टाइप से करके, और आप अंदर मतलब इस टाइप की हर्ब्स ले जा करके आप इस तरह का माहौल पैदा कर सकते हो कि मुंह में से जो निकले वो बांस ना हो। वो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जो घर में खाने वाली आइटम है उन्हीं को डिसाइड कर लो कि कौन सी चीजें इसके लिए सहायक हैं। सिर्फ जानकारी भर की तो बात है। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके गांव में अपराध इसलिए है, नशा इसलिए है क्योंकि नजदीक में कोई चौकी है, जिस गांव में चौकी है उस गांव में अपराधी पूरी तरह सुरक्षित है, तो असल में पुलिस अपराधियों की सुरक्षा सेवा सहयोग के लिए है, आपके लिए सुरक्षा सेवा सहयोग के लिए नहीं है। क्यों जी? समझ गए ना? मतलब वो क्या कहेंगे कि गांव में कोई नशा बेच रहा है, पुलिस वाले कहेंगे हमें बताओ ना, तुम कैसे डिसाइड कर लोगे? अच्छा जी, तुम्हें बता दिया, अब तुमने रिपोर्ट दर्ज कर ली, इसको वो कर लिया, दाखिल कर लिया आपने उसमें हवालात में, दाखिल ही बोलेंगे क्योंकि उनकी तो क्लास सी चला अंदर, सेटिंग हुआ है उनकी। तो वो थोड़े टाइम के बाद या तो अगले दिन फोन आ जा किसी का नेता का, या फिर कोई जमानत करा दे, या कैसे भी करके वो अगले दिन बाहर आ जा, तो पुलिस वाले से जाके पूछेंगे छोड़ क्यों दिया? तो और क्या करें भाई, कानूनी प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी, जमानत होगी, हम क्या करें? कोर्ट ने कर दी। क्यों? वही जो मैंने बोला, कंपार्टमेंटलाइज है। पुलिस वाले का काम है सिर्फ पकड़ के लेके जाने का, आगे वो कसूरवार है कि नहीं ये बताएगी अदालत। अदालत में जो जज बैठा है उसका काम है तारीख पे तारीख देने का। उसको कहा गया है कि तूने मामला निपटाना नहीं है, क्योंकि अगर मामला निपट गया तो संदेश चला जाएगा। मामला ज्यादा लंबा खींचने का यह फायदा है कि जब जिस अपराधी को जैसे इस्तेमाल करना हो किया जा सके। ये जो अपराधी जितने एक बार थाने में जिनका नाम चला गया, वो असल में पुलिस वालों के मुखबिर होते हैं, है कि नहीं होते? वो उनको फ्री छोड़ने के नाम के बदले में जो सर्विस मिलती है पुलिस वालों को, वो मुखबरी की मिलती है। तो पूरे गांव में कुछ भी हो रहा होता है, आप देखोगे वही पुलिस वालों की सेटिंग रखते हैं उन्हीं के साथ। देखो क्या सेटिंग होती है गांव में। गांव में झगड़ा हो गया, पता चल गया कि ए ने बी को पीट दिया, और यह भी पता चल गया कि ए गलत है, बी ठीक है। जो ठीक है वो तो अपने सच्चे होने की अकड़ में रहेगा, है कि नहीं? लेकिन जो झूठा है वो मैनिपुलेट करना जानता है। तो वो जो गांव में पुलिस वाला जो मुखबिर है, जो उसका दलाल है, वो आमतौर पे या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी दलाल होते हैं, आमतौर पे वो किसी ना किसी पार्टी से भी जुड़े रहते हैं, या कोई एनजीओ बना के रखते हैं, या कुछ ऐसा करके रखते हैं। उनका रेगुलर पुलिस वालों से आना जाना रहता है, तो वो उनको गिफ्ट वगैरह, बुके वगैरह देते रहते हैं, फूल वगैरह, फोटो खिंचाते रहते हैं, उससे थोड़ी सी वैल्यू बनी रहती है। कुछ लोग उनके यहाँ हाजिरी मारते रहते हैं, तो थानेदार सोचता है इस पे आदमी है, फालतू इसके साथ पंगे ना लो, वो उनको दिखा दिखा के थानेदार के साथ सेटिंग करके रखता है। तो वो आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो जो आदमी है, जो थाने का जो बिचौलिया है, वो आकर के जिसके साथ अन्याय हुआ है उससे नहीं मिलता,
जो गलत है उसको पता है कि ये गलत है, वो उससे मिलता है। तू तो गया अंदर, मेरी सेटिंग है, एसएचओ के साथ कहता हो तो बात कराऊं, बात करा देगा। एसएचओ उसके ऊपर जो धारा लगाएगा वो कभी कोर्ट में साबित होनी नहीं। और समाज में क्या मैसेज जाएगा कि ये देख अपराधी तो फ्री घूम रहे हैं और जो शरीफ आदमी है वो मर रहा है, और शरीफ का साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए पंगे लेगा और जेल का अगर रास्ता देखना पड़ गया तो तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए हर मां बाप अपने बच्चे को कहेगा जहां गलत हो रहा है होने दे, तजा ऐसी तैसी नहीं करानी, तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं तो होता है कि नहीं होता है? इसका जो नतीजा है, और ये उनको पता है इस साइकोलॉजी का, इसीलिए वो ये खेल खेलते हैं कि अगर इन्होंने पंचायत में अपने मामले सुलझाने चालू कर दिए तो मामला सुबह शुरू हुआ शाम तक तो फैसला ही हो जाएगा। फैसला हो जाएगा तो भाईचारा बना रहेगा, और भाईचारा तोड़ने के लिए कोर्ट में मुकदमा लंबा चलना चाहिए। कभी वो उसके गवाह पटाएगा, कभी वो उसके गवाह खरीदेगा, कभी वो चक्कर मारता रहेगा। वो जब कोर्ट में जाके हाजिरी लगाने के लिए जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में चक्कर लगाने से मतलब दोनों तरफ से आपकी ऐसी तैसी होनी है, वही हो रही है। ये ट्रेंड बना रखा इन लोगों ने। तो आपके स्वास्थ्य का कितना ख्याल है इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि आशा वर्कर को जो सबसे ज्यादा टेंशन होती है वो इस बात की होती है कि गांव में मैडम जी मेरे तो 2 केस खराब हो गए, अखे हो या 2 नॉर्मल डिलीवरी करवा दी दाई ने, मेरी भी दाढ़ी गई तेरी भी गई। और वो आशा वर्कर ने को आशा वर्कर था वह डॉक्टरनी ने कहेगी अच्छा उसके खिलाफ एफआईआर करवा कि जान जोखिम में डाल है, केस खराब हो भाई इनके। अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो इनके तो केस खराब होंगे ना। देखो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि आपकी बर्बादी ही कंपनियों की आबादी है। अगर आप बर्बाद नहीं होगे तो कंपनियां आबाद नहीं होंगी। समझ रहे आप कैसे? मान लो एक ही एग्जांपल ले लो, आप रास्ता ये ढूंढ लो किसी तरह से, पूरे गांव वालों को इस बात के लिए तैयार कर लो कि भाई हम ऐसा जुगाड़ करेंगे कि पैसा हमारा आपस में एक दूसरे को मिलना चाहिए, कंपनी को बड़ा भाग नहीं जाना चाहिए। हमारा भाई से डबल कमा लो लेकिन कंपनी 10% भी ना कमाए, हमें ऐसे जुगाड़ करना है। अब क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है कि जब आप ये कैलकुलेशन करोगे कि यदि आपका बच्चा आपके गांव के स्कूल में पढ़ता है, गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, सुबह उठते ही खेत में जा सकता है वो 4 बजे 5 बजे माँ बाप के साथ, 7 बजे तक घास वगैरह लेकर आ सकता है, खेत के साथ जुड़ा रहेगा, डंगर के साथ जुड़ा रहेगा, मिट्टी के साथ जुड़ा रहेगा, पेड़ों के साथ जुड़ा रहेगा। अभी मैं एक वीडियो डालूंगा, डॉक्टर सूजन के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने कहा 7 तरीके हैं शरीर को डिटॉक्स करने के। मैंने वो 7 तरीके उनके सुने, उनमें वो सारे 7 के साथ सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल करता है और वो किसान है। 7 के साथ कुछ करे बिना, खेती में वो 7 के साथ यूज हो। मैं बात करेगी लोगों को खेती से इसलिए दूर कर रही है, यानी अगर आप खेती कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक अपने शरीर से जहर निकाल देते हो अपने हाथ से, अगर आप खेती कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप खेती नहीं कर रहे तो आपके शरीर में विष इकट्ठा होगा ही होगा, आपके दिमाग में, दिल में विष इकट्ठा होगा, आपके समाज में, आपके घर में विष आएगा ही आएगा। और ये उनको मालूम है, हमको नहीं पता, इसीलिए हम इसको ज्ञान युद्ध बोलते हैं। इसीलिए हम आपके बीच आकर के बार बार सेम क्लास बेर लेवा, वो एक और एप्पल है कि हमें पता ही नहीं कि उत्तरे की। मुझे वो बोलती, डॉक्टर सूजन बोलती कि अगर आप पेड़ को अपने हाथ से पकड़ते हो या उसको हक करते हो तो बॉडी के अंदर डिटॉक्स प्रक्रिया चालू होती है।
तो मैं कहा हम तो जो काटा करें, घास काट रहे हैं या ज्वार काटा तो हाथ से ही काटा करते, हाथ में ऐसे ही पकड़ा करते। हमारे बुजुर्ग इतने मूर्ख थोड़ी ना था कि वो खड़े होकर घास या बरसीन काटने की वो आदमी का बना सकते थे या अंग्रेजों को बनाने की जरूरत पड़ेगी। अरे उनको पता था कि हाथ से करने से ही बात बनेगी। जब आप भैंस का, गाय का थन अपने हाथ से पकड़ोगे तो ही डिटॉक्स होगे, तो ही आपका कनेक्शन बनेगा प्रकृति के साथ। नहीं तो मशीन का कप लगाने से और वो दूध ऐसे निकालने से मशीन से, उससे कुछ नहीं आता कनेक्शन। कितनी बड़ी साइंस हमारे बुजुर्गों को मालूम थी। और बस उनकी बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती कह लो, कमजोरी कह लो, वो हमें उस रूप में नहीं बता पाए जिस रूप में वो असली थी। या कभी किसी ने सोचा होगा कि कल्चर बना दो, इसको जीवन शैली में शामिल कर दो कि इन दिनों में श्राद्ध मनाने हैं, यहाँ से खीर चालू करनी है, इन दिनों से दूध बंद करना है, यो दूध बर्तन का है, यो दूध यो करने का है। और अभी पता चले कि जो व्रत रखने का जो क्राइटेरिया है, नवरात्रि है, चाहे ये दिन है, कैलकुलेशन करके देखे ये तो सारा का सारा आयुर्वेदिक पद्धति से अपने शरीर को ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से चलाने का खेल था। कौन से टाइम पे क्या खाना, कौन से टाइम पे क्या नहीं खाना। यही समझ हमको एक दूसरे को देनी पड़ेगी। तो वो जो बात मैं आपको कह रहा था कि सुबह सुबह आपका बच्चा यदि खेत में जाएगा तो पहले नंबर पे तो डिटॉक्स होएगा, प्रकृति से जुड़ेगा, अपने खेत से जुड़ेगा, अपने हाथ से काम करना सीखेगा तो आत्मसम्मान बनेगा। देखो कितने सारे फायदे हैं उस बच्चे के सुबह अपने माँ बाप के साथ खेत में जाने के। अब अगर उसी बच्चे को बस में जाना हो, सवेरे बस में जाना हो, फिर भी जा सकेगा क्या वो अपने माँ बाप के साथ खेत में? नहीं जा सकता। तो खेत में चला गया, खेत से शाम वापस आ गया, 7 बजे आ गया, 8 बजे आ गया, जितने बजे भी आ गया, नहा धो गए, रोटी खा गए, आराम से पाए पाए कूदता हुआ अपने गांव वाले स्कूल में पहुंच गया। इसमें बताओ भाई किसका फायदा? कंपनी का फायदा है क्या इसमें कुछ? देखो अर्थशास्त्री है कोई, किसी ने पढ़ा है यहाँ का अर्थशास्त्र? थोड़ा बहुत। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोगों को यह पता है कि पैसे का सर्कुलेशन ही जीडीपी है। वो उत्पादन बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जितना पैसा उधर से जितना पैदावार होगी, जो हम सर्विस के रूप में या खेत में उत्पादन के रूप में या धातुओं के रूप में जितना उत्पादन होगा उतने ही वो नोट छाप लेंगे, वो छाप के सर्कुलेशन में डाल देंगे, यानी सर्कुलेशन ही जीडीपी है कि नहीं? अर्थात अगर ये बच्चा अपने खेत में काम करके आया, ना ट्रैक्टर चलाया, अपने हाथ की दराती से, अपना दराती भी किसने बना रखी? लोहार ने, गांव वाले ने। गांव वाले लोहार की बनाई हुई दराती यूज करी और वो काट के घना आ गया, अपना जोटा बुग्गी में बैठ के गया, ना ट्रैक्टर लेके गया, तो जीडीपी तो नहीं बढ़ेगी भाई। जोटा बुग्गी से जीडीपी नहीं बढ़ती, ट्रैक्टर से बढ़ती है। मशीन से काटोगे तो बढ़ती है, हाथ से काटोगे तो नहीं बढ़ती है। बस में जाएगा स्कूल में तो जीडीपी बढ़ती है, देश का विकास गिना जाएगा वो जीडीपी बढ़ना मतलब। अगर वो पैदल जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। किताब अगर उसने भाई की ले ली, बड़े भाई की ले ली या गांव में से किसी की पुरानी ले ली तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। किसी प्राइवेट कंपनी के पब्लिशर की ले ली तो जीडीपी बढ़ेगी। अगर वो अपने गांव में अपना कट्टे का बनाया हुआ या फिर बोरी का बनाया हुआ या अपना कपड़े का बनाया झोला लेके जाओगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, उसकी मां का सिला हुआ लेके जाएगा तो। लेकिन अगर कंपनी का बैग लेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। स्कूल में जाएगा मास्टर जी अगर गांव के ही हैं और पैदल आ गए तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन दूसरे गांव से कार में या बस में आएंगे या तो जीडीपी बढ़ेगी। आपका बच्चा अगर बस में जाएगा तो उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगेगा, उसमें टायर कंपनी का भी फायदा है, उसमें डीजल पेट्रोल कंपनी का भी है और दूसरी गाड़ियों का भी फायदा है, तो उसमें जीडीपी बढ़ेगी, उसमें आया भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो उस स्कूल में भी बिल्डिंग अगर चमचमाती हुई है और वहां भी सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल सारा कुछ, एसी लगे हुए हैं तो जीडीपी बढ़ेगी। अगर वो एसी नहीं बना करके कमरे हवादार बना दिए तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। बच्चा अगर ग्राउंड में खेलेगा और स्वस्थ रहेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो बंद कमरे में रहेगा, सफोकेशन में होएगा, डिप्रेशन में जाएगा, बीमार होएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। रेगुलर डॉक्टर से आपका चेकअप होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। अगर घर में गांव में नाड़ी वैद होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर पैसा गांव के गांव में रहेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर पैसा बैंक खाते से ट्रांजैक्शन होके आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। अगर पैसा कंपनियों से खाओगे, अगर आप अपने घर का बनाया हुआ खेत में उगाया हुआ खाओगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी।
अगर आप स्मॉल स्टॉल से, दुकान से, होटल से ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो जीडीपी बढ़ेगी। आप ट्रैवल करने में अपने लोकल साधनों का इस्तेमाल करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर आप इनके इस्तेमाल करोगे सारे के सारे साधन तो जीडीपी बढ़ेगी। अगर आप बस से ट्रैवल करोगे तो जीडीपी कम बढ़ेगी। अगर आप बस छोड़ दो, क्या अपनी बाइक और अपनी कार ले लोगे और उसका इंस्टॉलमेंट भरोगे, रेगुलर उसकी मेंटेनेंस का खर्चा करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। सड़क पे चलने में आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और रेगुलरली सड़कें बनाने के लिए, पहाड़ खोदने के लिए खूब सारा अगर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? यानी कि हर वो काम जिससे जीडीपी बढ़ रही है, या तो प्रकृति का विनाश हो रहा है, या आपके गांव का विनाश हो रहा है, या आपके परिवार का विनाश हो रहा है, या आपके रिश्तों का विनाश हो रहा है, या आपके बच्चों का विनाश हो रहा है, या आपके स्वास्थ्य का विनाश हो रहा है। असल में जीडीपी बढ़ने के सारे आंकड़े आपकी बर्बादी के आंकड़े हैं। यानी आपका विनाश ही देश का विकास का पैमाना है। ये देखो आप, कौन समझाएगा ये? जिसके समझ में आया होगा वही तो समझा सकता है दूसरे को। और समझ में किसी को 3 दिन की ट्रेनिंग या 7 दिन की ट्रेनिंग में नहीं आता। भाई मैं पहले बताऊं, इन चीजों को इस नजर से देखना चालू करेंगे तब समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद ये देखेंगे कि यार इसका इलाज क्या है। पहले इलाज के बारे में ये तो सोचना शुरू करो कि आपको इलाज की जरूरत है। क्यों जी भाई? पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा भाई गड़बड़ है तो है। अगर आप ये ही नहीं मानोगे कि गड़बड़ है, आपने कह दोगे हाँ तो सड़क विकास का पैमाना नहीं होती क्या? गांव में कोई भी कह देगा अरे तू चाहे कि गांव सड़कें ना बने, तो तू एक सड़क का एक फायदा बता दे भाई। जो इतना ट्रैफिक जा, तो ट्रैफिक तो जा, किसके लिए जा? आपका बच्चा गांव के अंदर पढ़ता हो, खेती करता हो, खेती से जुड़ा और कोई काम करता हो, या फिर कोई भी बिजनेस करता हो। एक ऐसा बिजनेस नहीं बता सकते आप जो खेती से जुड़ा हुआ ना हो या जमीन से जुड़ा हुआ ना हो। एक बिजनेस, कपड़े की दुकान खोलनी, कपड़ा बनेगा तभी तो बात बनेगी। कपड़ा बनेगा किससे? कपास से। सिंथेटिक ना हो तो कपास से बनेगा। सिंथेटिक तो शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो तो फिर बीमार करेगा तो जीडीपी बढ़ाएगा, तो सिंथेटिक को साइड में रख दो। अगर आप कॉटन का इस्तेमाल करो या ऊन का इस्तेमाल करो, ऊन मिलेगी भेड़ से, भेड़ चरती है खेत में। कपास मिलेगी, कपड़ा बनेगा कॉटन से, कॉटन बनेगा कपास से, कपास होएगी खेत में। ठीक, कपास खेत में होएगी, कपास से आप उसको काट के रुई बनाओ, रुई से आप धागा बनाओ, धागे से आप, है ना, धागे से आप कपड़ा बनाओ। वो कपड़ा बनाने के लिए अगर हथकरघा गांव में ही लगा हुआ है, कपड़ा बनाने का फैक्ट्री अपने गांव में है, हाथ से बनाने वाली, झाड़ू बनाने की फैक्ट्री अपने गांव में ही है, कॉपी बनाने की फैक्ट्री अपने गांव में ही है, पेन बनाने की फैक्ट्री अपने गांव में ही है। अरे ये फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले हमारे ही तो बच्चे हैं, अब हमारे बच्चे उनके लिए काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने का नियम है जी, फैक्ट्री में छोड़ो आप कहीं भी काम करने का नियम है। अगर आप सरकारी नौकर हो तो आपकी ड्यूटी है समाज को बर्बाद करना और कंट्रोल करना। देख लो, सरकारी नौकर का एक ही तो काम है, या तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है या वो आपको बर्बाद कर रहा है। पुलिस वाला देख लो, जज देख लो, वकील देख लो, आप मास्टर देख लो, नाश ही करने लग रहा। आपके बच्चों का जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लग रहा, जबरदस्ती आपकी जमीन के कागज चटाने लग रहा, जबरदस्ती आपकी आईडी बनाने लग रहा, जबरदस्ती आपके चालान काटने लग रहा। वो व्यवस्था नहीं बना रहा, असल में वो कंट्रोल कर रहा है सिर्फ। यानी सरकारी आदमी आपको कंट्रोल कर रहा है और बर्बाद कर रहा है। और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें काम करने का नियम यह है कि वो आदमी, जो व्यक्ति कंपनी के लिए 10 लाख का काम करेगा उसे 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी महीने में। ये नियम है जी, कम से कम 10 गुना काम करोगे तो 1 गुना काम तनख्वाह मिलेगी। ये होता है ना। यानी वही काम अगर हमारा बच्चा 1 लाख रुपए सैलरी के लिए 10 लाख का काम कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि हमारा बच्चा 10 लाख की कैपेसिटी का है। यानी नौकरी का मतलब है अपनी कैपेसिटी को 10 गुना करके किसी और की कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ाना। तो मान लो 10 नौकर हैं प्राइवेट कंपनी के,
वे 10 जने उस कंपनी के मालिक को 100 गुना बढ़ोतरी दे रहे हैं। अगर वो 10 जने अपनी अपनी तरक्की कर ले तो अपनी तरक्की 10 गुना कर ले, वह 100 गुना अपनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है? अगर आप किसी और के लिए कर सकते हो तो अपने लिए भी तो कर सकते हो यार। सीखना ही तो है कि वो काम कैसे होगा। वही कैसे बना सकते हैं मोटरसाइकिल, हम क्यों नहीं बना सकते? वही कैसे बना सकते हैं ये मशीनरी, हम क्यों नहीं बना सकते? वो कॉपी किताब कपड़े जूते लत्ते पैंट कापी जितना सामान घर में यूज होने का है वो कंपनी ही कैसे बना सकती है, हम क्यों नहीं बना सकते? ये तो सोचो ना एक बारी। और अगर हम बनाएंगे तो फायदा हमारा और वो बनाएंगे तो फायदा उनका। तो भाई आपको सिर्फ इतना सा ही तो समझाना है कि अरे ये तो सारा का सारा नाश के रास्ते पे है आप। क्योंकि जो किसी और का काम कर रहे हैं और वो हम उसे 1000 गुना 10 गुना 100 गुना की तरक्की अगर दे रहे हैं तो आखिर में हमारे इससे क्या आ रहा है? हमारे इससे सोच के देखोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि जो सरकार आपको पेंशन दे रही है ना, उससे ज्यादा की महंगाई करके उससे ज्यादा की लूट ले लेती है आपसे, उससे ज्यादा लूट लेती है। और जो आपको प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके सैलरी मिल रही है ना, जितने भाई हैं नौकरी करने वाले, आज अपनी जिंदगी को एक बार आंख बंद करके या कॉपी खोल के पेन उठा के एक बार रिवाइज करके तो देखो, जितना आपने कमाया है आने जाने में, किराया देने में और अपने बच्चों की इन चीजों पे खर्च कर रहे हो, उसका कोई फायदा ही नहीं। यानी इधर से ले रहे हो इधर दे रहे हो। और कमाल की बात यह है कि जिन कंपनियों को दे रहे हो वो कंपनियां भी उन्हीं की है जिनसे ले रहे हो। नहीं समझे? गाड़ी आपने खरीदी तो आपको लगा आपने जिस कंपनी को दी वो गाड़ी, उसका फायदा उस कंपनी को मिला, है कि नहीं? गाड़ी जिसने आपको गाड़ी दी है ना, उस कंपनी का फायदा लग रहा है आपको। आपको ये नहीं पता है कि जितनी गाड़ियों की कंपनियां भारत में हैं या दुनिया के किसी भी देश में है, उन सारी गाड़ी की कंपनियों के मालिक वही है रॉथशाइल्ड रॉकफेलर के बाप, जिसका जिक्र ब्लैक रॉक का जिक्र किया था, वैनगार्ड का जिक्र किया था, एक कंपनी और है दूसरी, दे दूंगा मैं आपको उसके बाद में। 3 कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, 3, मतलब और करें 1-2 और है, मतलब वो इसलिए है कि ये फेल हो जाए तो उस पर जिस तरह दुश्मन का, जिस तरह समाज को भगाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां बनती रहती है ना। अब न्यू पता लग गया कि छिक लिए लोग कांग्रेस था तो वो चढ़ा दो, इसने मोदी ने चढ़ा दो। अब 10-15 साल हो गए, आप जोर ला लिया सबने, कोई सेक्शन सुखी नहीं, किसी का घर चल नहीं रहा, सबका नाश हो रहा। और फिर न्यू क्या कि यही आएंगे, कैसे गधे लोग हैं। मतलब वो हाँ जैसे बिहार में है, ऑप्शन वही दिखाई देता है कि बस यही है। प्रशांत किशोर नया पार्टी बना रहा है परिवर्तन, हाँ वो इसी के लिए है। सुराज लालू प्रसाद का पार्टी टूटने वाला है और नीतीश कुमार का जेडीयू, तो सरकार पार्टी आ रही है। मतलब वो आपकी उस गुस्से को मतलब एक तरह से पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरा दुश्मन खड़ा कर देते हैं कि इसकी लड़क काटनी है तो किसना बनावांगे। नहीं पता लगता उसका भी बाप वही है जो उसका था। जो पॉलिटिकल पार्टी है सबका बाप वही है। इसी तरह से जितनी गाड़ी की कंपनियां हैं उन सारी गाड़ी की कंपनियों के अंदर जो इन्वेस्टर है वो यही कंपनियां हैं। इसका मतलब आप टाटा की खरीदो कि स्कोडा की खरीदो कि होंडा की खरीदो या एटरम सटरम किसी की खरीदो, ये आपका वहम है कि आप देश की स्वदेशी कार खरीद रहे हो। टेक्नोलॉजी का पेटेंट उन्हीं के पास है, जिनके पास पेटेंट है वही तो मालिक होगा टेक्नोलॉजी का, प्रॉफिट का। पेटेंट उन्हीं के पास है। तो गाड़ी कोई सी भी इस्तेमाल करो, बाइक कोई सी भी इस्तेमाल करो, उसी का घर। अब गाड़ी का टायर खराब हो गया, आपने नया टायर लिया, जितने टायर की कंपनी है वही मालिक है। पेट्रोल डीजल लिया, पेट्रोल डीजल सारी दुनिया के पेट्रोल डीजल के कुओं का मालिक भी वही है। जितने फिर उसके बाद उस मोटरसाइकिल पे चढ़ के गए, आपने उसका कोई भी लाइट ली, बल्ब लिया, कुछ भी लिया, सबके मालिक वही है। और फिर आपने सोचा कि जाके आज तो शॉपिंग करेंगे भाई, कपड़े खरीदे ब्रांड, ये वाला ब्रांड खराब है, ये वाला ब्रांड बढ़िया। जितने ब्रांडेड कपड़े हैं सबका मालिक वही है।
फिर उस पैसे को लेकर चले गए अपने बच्चे को किसी खाने वाले उसमें आउटलेट है बड़े वाले, वो गोबर सा होता है जिसको बर्गर कहते हैं, और है ना इस टाइप के सामान आप खाने चलते हैं, उन कंपनियों के मालिक भी वही हैं। आ जाओ और कहाँ कहाँ पैसा खर्च करो, तुम बताते रहो, मैं आपको बता दूंगा वही मालिक है। इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक। आपने सोचा वो परमात्मा की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यानी कि आप टाइल कंपनी की बात करो, पंखा कंपनी की बात करो, वॉशिंग मशीन की बात करो, आप बाथरूम में यूज होने वाली किसी चीज की टाइल वो जो सामान है ये टूटी की बात करो, आप ये स्पीकर की बात करो, ये इलेक्ट्रिक केटल की बात करो, ये मोबाइल की बात करो, आप जूतों की बात करो, आप अरे तो बात तो करो, वही मालिक है। यानी कि वो एक कंपनी से काम करवा के आपसे 10 गुना 10वां हिस्सा तनख्वाह देके आपको कुछ पकड़ाते हैं चिल्लर, और वो चिल्लर आप खर्च करते हो जिन कंपनियों में, वो नहीं को वापस देते हैं। यानी वो आपसे पूरी जिंदगी फ्री में काम कराते हैं, पूरी जिंदगी। और ये सबके साथ हो रहा है जो भी नौकरी करता है। इसलिए हमारे पुरखे नौकरी को सबसे नीच काम इसलिए बोलते थे कि ये ऐसा काम है जिसमें आखिर में आपके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू ही आएगा, कुछ नहीं आना। समझे बात आप? कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। और ये बात आप बता दो भाई, आप में से यहां कम पढ़े लिखे भी होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, गांव से भी होंगे, शहर से भी होंगे, छोटे भी हैं उम्र में, बड़े भी हैं। कौन सा है जिसको नहीं आ रही समझ में? ये बात बताओ जरा। यहां बैठे होगा तो आ रही होगी, तो जिनको समझाओगे उनको नहीं आएंगी क्या ये बात? आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आएंगी। हमारे अंदर कमी है कि हम उन तक पहुंचे ही नहीं भाई। हमारा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, गलत हो सकता है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो, किसी और को समझाने के लिए लाएंगे। हम बात को कहने का टाइमिंग भी गलत हो सकता है। अब किसी के घर में डेथ हो रही, उसने कहना भाई चलना पड़ेगा, तो चाह भाई तुम भाग यहाँ से, तो यार हमारे घर में तो दिक्कत है इतनी सारी, कोई बीमार है उसको नहीं आएगी समझ। हाँ, कोई ये हो सकता है कि आपकी अकल पे उन्होंने पर्दा डाल रखा हो। उनके अकल पे पर्दा डालने के बड़े जबरदस्त तरीके हैं। ये जो पैसे वाला लालच है ये तो एक अलग लालच है, फिर एक रेपुटेशन वाला लालच है, फिर दूसरी चीजें हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे जीवन जिए, ये पता लगाने के लिए जो हमें सही गलत का ज्ञान देती है वो हमारी तीसरी आंख, आप इसको बोलते हैं छोटा दिमाग भी बोलते हैं, यहाँ कागा बोलते हैं, इसको पीनियल ग्लैंड होती है। हमारा जितना भी इस पूरे के पूरे इस सिस्टम को जो संभालती है कि पूरे शरीर को मैसेज देने का, दुनिया को मैसेज देने का, परमात्मा से जुड़ने का, उन परमात्मा के मैसेज रिसीव करने का, उन सब का एक ही रास्ता है, वो है पाइनियल ग्लैंड। ये पाइनियल ग्लैंड आपकी तीसरी आंख है। ये तब खुलती है जब रोशनी कम रहती है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों के घरों में बिजली नहीं होती थी, उसका ये मतलब नहीं था कि उनको बिजली की आवश्यकता नहीं, क्या नाम, बिजली उनको पता नहीं था, और विज्ञान ने तरक्की करी है। 1935 में निकोला टेस्ला ने अपना एक इलेक्ट्रिक टावर बना दिया था, भारत के ज्ञान को आधार बना करके। जो हमारे पास जो पुराने ज्ञान पढ़े थे ना, जो BHU जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी में कागज पढ़ते, वहां पर वो नॉलेज था कि हमारे आयन जो है इस एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, इन आयंस का इस्तेमाल करके इनको ठीक तरह से अलाइन करके आप बिना तार के बिजली को घरों घर में दे सकते हो, बिना तार के। मतलब इलेक्ट्रिक तार की जरूरत नहीं है। हमारे हिसार में अब एक स्टेशन लगाया है उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे हरियाणा में, बिना तार के बिजली सप्लाई देने का। ये 1935 में निकोला टेस्ला पता कर चुका है। अब निकोला टेस्ला 35 में, यानी कि हम जो उस टाइम पे तो हमारे को ये कहते हैं ना, तो गुलामी के दौर में थे, उस दौर की बात बता रहा हूं मैं आपको। हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले एनवायरनमेंट से बिजली बनाने की टेक्निक ऑलरेडी बना रखी थी, लेकिन बड़े बुजुर्गों को यह पता चला कि इससे जो मशीनें चलेंगी, उन मशीनों को बनाने के लिए हमें पहाड़ों की लाशों से गुजरना पड़ेगा।
ये जो सड़क है ना, ये पहाड़ों की लाशें हैं जिनके ऊपर अपन चल रहे हैं, उनकी हड्डियां हैं इसी के अंदर, उन्हीं का पहाड़ों का ही खून है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना। ये सड़कें कहीं ऐसी ना सोचो आप, यानी उनको आप दोहन करके और ले करके आओगे तो प्रकृति का विनाश होगा, और उससे जो लाइट होगी, वो जो लाइट होती है वो सीधी यहां टकराती है आंख पे। आप आजकल रात को जब सामने से सफेद लाइट किसी गाड़ी की आती है, वो जब सीधी आंख में लगती है, वो जो लग के अंदर फील होता है, एक बार उसको महसूस करके देखो, आपको कितनी इरिटेशन होती है, गुस्सा टाइप आता है। ये बात क्या एलईडी बनाने वाले को नहीं मालूम है? उसको मालूम है, उसको बेचने वाले को भी मालूम है, बिजली वाले को भी मालूम है। इसलिए आपके घरों में सब्सिडी पर एलईडी दी थी उन्होंने, ये कहकर के आपकी बिजली बचाएगी। बिजली के बिल तो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन 100 वाट का बल्ब था जब तो कम बिजली के बिल आते थे, अब एलईडी 8 वाट की आ गई तो बिजली के बिल ज्यादा आ गया, अब डबल डबल हो गए, है कि नहीं? तो वो येलो लाइट जो है, इसीलिए हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, इसीलिए हम लोग मशाल में पढ़ते थे, इसीलिए हम लोग अपने घरों में रोशनी का इंतजाम सूरज की रोशनी जब तक है वही यूज करेंगे। सूरज जब चला जाएगा अपना वो काम करना बंद कर देंगे जिसमें रोशनी की जरूरत है। पढ़ने का काम है दिन में कर लो, और जो काम है, जो रोशनी के काम है, वो रोशनी में कर लो, और जब रोशनी चली जाए फिर बैठ के बत्ते मार लो आग के चारों तरफ, जितनी रोशनी चाहिए उसके लिए, जितना एक दूसरे के, या अपने चूल्हे के आगे बैठ के, या अपनी मोमबत्ती जला के, या अपना लालटेन जला के काम कर लो। कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस पाइनियल ग्लैंड को समझ लिया। इस पाइनियल ग्लैंड को अगर आप डाउन कर दो, अगर इसको बंद कर दो, तो आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाओगे। और ये पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करने के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है चीजें, वो है तेज रोशनी, ग्लाइफोसेट, जो सारे के सारे पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और सारे इंसेक्टिसाइड, सारे केमिकल्स में आता है। तेज सुगंध, जो आपके मच्छर भगाने वाली में, कोयल में, या जो सुगंध का जो ये डिओड्रेंट मारते हैं इसमें, या पाउडर छिड़कते हैं इसमें, या खुशबू वाले साबुन होते हैं, यानी जिसमें भी खुशबू सिंथेटिक है वो। एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करो, या एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाओ, या एल्यूमिनियम के बर्तन में आप कोई भी भोजन बनाओ, या एल्यूमिनियम आप अपने शरीर में इंजेक्शन के जरिए डलवाओ, एल्यूमिनियम आपके शरीर में जाएगा तो वाईफाई, तो आप मोबाइल की रेडिएशन, इससे आपका ये पीनियल ग्लैंड डाउन जाता है, और ये इनको मालूम है। इसीलिए आपकी हर एक्टिविटी में या तो एल्यूमिनियम है, या वाईफाई है, या सुगंध है, या दुर्गंध है, केमिकल्स कंपनियों की, फैक्ट्रियों की सिंथेटिक, या ग्लाइफोसेट है, यानी आपके खाने के हर कौर में, हर बाइट में केमिकल है। इसीलिए हर किसान को केमिकल सब्सिडी पर दिया इन्होंने, क्योंकि वो केमिकल बनाने वाली कंपनियां भी उन्हीं की हैं जिनको मैं बोल रहा था। तेल कंपनियां उनकी, तेल शोधन के बाद जो केमिकल बचता है उसका नाम एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो भी उनका। उस एपीआई से ये ड्रग्स बनाते हैं, तो एलोपैथी में जितनी ड्रग्स यूज होती है उन कंपनियों के मालिक भी वही है। उसके बाद भी जो केमिकल बचता है उससे फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी बनता है, उनके मालिक भी वही है। उससे जो बीमारी होती है उसके बाद बीमारी का इलाज करने के लिए एम्बुलेंस चलाते हो, उनके मालिक भी वही है। तेल फूकते हो, उसके भी पोल्यूशन होता है, उसके भी पोल्यूशन को साफ करने के लिए जो आपको एयर क्लीनर दे रखे, उनके मालिक भी वही है। पानी खराब करते हैं जानबूझकर, फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी जो है वो नीचे डंप करके अंडरग्राउंड पानी को खराब करते हैं, फिर नीचे वाले पानी की टेस्टिंग करते हैं, उन कंपनियों के मालिक भी वही है। और फिर उस पानी का ट्रीटमेंट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, उनका मालिक भी वही है। यानी वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि वो एक चीज को समस्या बताकर उस समस्या के समाधान के रूप में आपको नई समस्या देते हैं, और फिर उसको समस्या बता करके उसके समाधान के रूप में एक नई समस्या देते हैं, और उसके समाधान के रूप में एक नई समस्या देते हैं, और आपको समस्याओं से इतना घेर देते हैं कि आप बोले हो गए करा के क्या करें, कहां जाए, वो काम आपके साथ कर रखा है। तो आपको जीडीपी बनानी है, देश का विकास करना है, अपना विनाश करना है, बच्चे बचाने हैं, नहीं बचाने हैं, आपको आंदोलित रहना है, नहीं रहना है, निराश रहना है, नहीं रहना है, इकट्ठा रहना है, नहीं रहना है। ये बात आप तब तय कर पाओगे जब एक तो खाना पीना ठीक करोगे,
केमिकल्स का यूज कम करोगे, अपना भाईचारा बढ़ाओगे, इकट्ठा रहने के तरीके खोजोगे, साफ अपने बच्चों को खाना, आप अपने परिवार में जितने लोग भी बात समझने के लिए तैयार है ना, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खाना चालू करा होगा तब बात समझ में आनी चालू होगा, ऐसे नहीं आता। खाना ही बदलने से चालू हो जाता है बात समझ में आनी। इतना बड़ा खेल है ये, तो इसको इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको कि समझ लो एक बार। तो इस समझ पे आप बात करेंगे। पहले एक बार दिमाग में तो चीजें खूब आ जाएंगी, पहले पेट में चली जाओ, तो पहले पेट की पूजा कर लो, फिर दिमाग को बात करते हैं। भोजन